हेलो गाइस, वेलकम बैक टू NDIT। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का सेशन 2, विच इज़ द प्लानिंग ऑफ इंडिया। हमने पिछले सेशन में बहुत बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था, जो कि था व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो एक इकोनॉमी, कितने टाइप ऑफ इकोनॉमी होता है और कौन सी कंट्री कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती है। ठीक है, हमने प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल भी पढ़ा, वो सब तो बेसिक्स थे। अब जो है इकोनॉमी रियल शुरू हो रही है, जो कि है प्लानिंग ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले प्लानिंग ऑफ इंडिया से आपको क्या समझ आ रहा है कि प्लानिंग ऑफ इंडिया मतलब हम क्या क्या प्लान करें इंडिया के लिए। तो ये प्लानिंग वर्ड का एक्चुअल क्या मतलब है वो पहले समझते हैं अच्छे से। प्लानिंग क्या है? इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज इन अ सर्टेन वे सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। इसका क्या सीधा सीधा भाषा में क्या है कि हम एक प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट मतलब एक प्रोसेस है अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे कि हमें जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो अचीव हो जाए एक सर्टेन वे से। सोचिए आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? दीवार बनाना पड़ेगा। दीवार बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? आपको ब्रिक्स को ऐसे करके रखना पड़ेगा कि वो ऐसे वे में आ जाए कि वो दीवार बन जाए। ठीक है, दीवार बन जाए। वैसे ही हमको ऐसे करके रिसोर्सेज को अरेंज करना पड़ेगा ऐसे वे में जो हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए वो हमें अचीव हो जाए। इसको ही कहते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग से आपको क्या क्या समझ आता होगा। प्लानिंग पॉलिटिकल प्लानिंग हो सकता है, आपका पिकनिक का प्लानिंग हो सकता है कि हम यहाँ पिकनिक जाएंगे, वहाँ पिकनिक जाएंगे। फिर ट्रिप प्लानिंग हो सकता है। पर हम जो अभी बात कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, हम ये वाली प्लानिंग की बात कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक प्लानिंग बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर इंडिया में कोई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जिसमें हम लॉ या पॉलिसीज़ बनाते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो आता है 7th शेड्यूल में। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें टोटल 3 तो लिस्ट कंट्रोल कर सकती है। वो डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है। पहला है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? ये लिस्ट में वो पॉलिसी, वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं जो सेंटर बनाती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें पॉलिसीज़ या लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट एज इज सजेस्ट, उसमें स्टेट, कोई सर्टेन स्टेट उसमें पॉलिसीज़ या लॉज बनाती है। और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब यहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों भाई भाई होके दोनों ही पॉलिसीज़ और लॉज वो एक ही सब्जेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज़ यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में लॉज या पॉलिसीज़ बनाती है, वाइल स्टेट लिस्ट में वो जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें सिर्फ स्टेट ही बनाएगी। यहाँ पे यूनियन मतलब कि सेंट्रल कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। ठीक है, और स्टेट लिस्ट, ये यूनियन लिस्ट वालों को भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते, मतलब स्टेट वाले यूनियन वाले को भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। वाइल कॉन्करेंट लिस्ट एक थर्ड टाइप ऑफ ऐसा लिस्ट है जिसमें दोनों मिल के भाईचारा ऑन टॉप बोल के, क्या बोल रहा हूँ यार, करके वो लोग क्या करते हैं कि वो एक एक ही सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दोनों मिल के ड्राफ्ट या पॉलिसी, मतलब पॉलिसी में लाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं उसके ऊपर या लॉज बनाते हैं। तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सा में आता है? इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक कंट्री के लिए। उसलिए हमारे कंट्री ने डिसाइड किया कि इसको जो है इकोनॉमिक प्लानिंग को हम कहाँ पे लाएंगे? कॉन्करेंट लिस्ट में लाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सा टाइप ऑफ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट में। करेंट लिस्ट में आती है। इसका क्या मतलब है कि ये इसके ऊपर गवर्नमेंट भी पॉलिसी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ एंड लॉज बना सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में भी 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग आता है। वन इज़ इम्परेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग एंड अनदर इज़ इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, ये 2 टाइप के आते हैं। तो चलिए 2 टाइप को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग वेयर सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स दैट ऑब्जेक्टिव अलोन एंड एक्सपेक्ट ऑल स्टेक होल्डर्स टू अचीव दिस टारगेट।
इसका क्या क्या मतलब है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सपोज़ एक कंट्री में आपके पास राइस क्राइसिस हो गया। राइस क्राइसिस मतलब वहाँ पे जो है राइस ग्रेन्स जो है वो नहीं उगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो क्या करेगी, जो एक अथॉरिटी मतलब सेंट्रल अथॉरिटी का क्या मतलब है, गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कुछ प्लान्स बनाएगी। आपको कुछ ये टारगेट्स का होल्ड करना मतलब करना पड़ेगा, लाइक आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर आपको इतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो सेंट्रल अथॉरिटी आपको बोल देगी। सपोज़ आपको टारगेट अचीव करना होगा कि 5% जो है आपको इंक्रीजमेंट करना है, कि राइस ग्रेन्स में आपको इंक्रीज़ करना है अप टू द नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन, वो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब ये मैंडेटरी है। और सब स्टेक होल्डर जो जो कि स्टेक होल्ड करते हैं इस कंपनी, जो भी ये बनाता है स्टेक होल्डर, उनको फोर्स करेगी गवर्नमेंट कि उनको ये जो है अचीव करना ही होगा नेक्स्ट बाय नेक्स्ट ईयर, ये मैंडेटरी है, ठीक है। उसके लिए इसको ऑल्सो कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और कंपल्सरी प्लानिंग भी कहते हैं। मतलब अथॉरिटी ने अगर बोल दिया ये करना है तो करना है, ठीक है। इसके लिए इसको कहते हैं इम्परेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग। वाइल इंडिकेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग एज इट नेम सजेस्ट कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, आर डिसाइडेड बाय म्यूचुअल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द टारगेट्स। सब यहाँ पे राउंड टेबल पे बैठेंगे, ठीक है। राउंड टेबल है, यहाँ पे सब बैठेंगे, बड़े बड़े आदमी जो कि बड़े बड़े पोस्ट में हैं वो ऐसे बैठेंगे और यहाँ पे मीटिंग होगा कि हम कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर तक हम क्या क्या टारगेट लेके वो अचीव कर सकते हैं। सब में म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होगा। किस किस में म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होगा, ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट एडवाइज़र्स और द सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें सब में बैठ के एक मीटिंग होगा। फिर कुछ टारगेट्स ये लेंगे, पर ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको करके दिखाना ही होगा। जैसे कि यहाँ पे हो रहा था कि इम्पेरेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या हो रहा था कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी ने एक बार बोल दिया तो आपको करके दिखाना होगा ही। पर यहाँ पे इंडिकेटिव प्लानिंग में क्या है कि अगर उन्होंने कुछ टारगेट इशू किया, अगर आप फेल हो गए करने में तो उसमें कोई बात नहीं है, आप फेल हो ही सकते हैं, पर मतलब आप शुरू तो करें, ठीक है। मैंडेटरी नहीं है कि आपको वो टारगेट अगर 5% में ही है तो आप 5% में मतलब आपको पहुंचना ही होगा, ठीक है। अगर आप 4.5 भी कर दिए तभी भी चलेगा, कोई बात नहीं। 3 कर दिए 3% तभी भी चलेगा। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको अगर 5% दिया गया है कि 5% इंक्रीजमेंट चाहिए तो आपको 5% इंक्रीजमेंट करके दिखाना ही होगा, ये मैंडेटरी है। इसलिए ये नॉन मैंडेटरी है, नॉन मैंडेटरी। जो आपको जो टारगेट दिया जाए आपको वो फुलफिल करना ही हो, ये कोई यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। समझ गए? चलिए आप अगर चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चंस लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ा, उसमें से 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आपको बताना है कौन सा होगा। इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, बताइए। कंपल्सरी, इंडिकेटिव, नन एंड ऑल। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप पॉज करके थोड़ा सा सोचिए। जो इंडिया फॉलो है ना वो इंडिकेटिव करती है। अब क्यों करती है? इंडिकेटिव का मतलब क्या था कि जो गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट, वो विद स्टेक होल्डर्स मीटिंग करती है, फिर वहाँ पर टारगेट अचीव करने की बात होती है कि हम कितने टारगेट अचीव करेंगे। वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको इतना टारगेट दिया गया, आपको इतना टारगेट ही अचीव करके दिखाना होगा, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इसके लिए जो है आप इंडिकेटिव जहाँ पे लिखे वहाँ पे लिख सकते हैं कि इंडिकेटिव प्लानिंग इज बेस्ट फॉर मिक्स्ड गवर्नमेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, ठीक है। अब ये बताइए इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इम्परेटिव प्लानिंग इज डन। अब इम्परेटिव प्लानिंग का दूसरा क्या नाम था? कंपल्सरी, मैंडेटरी, ठीक है। कहाँ पे डन हो जाता है? ठीक है, सोचिए सोचिए कौन सी इकोनॉमिक में, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट। सोचिए सोचिए, आई होप आपने सोच लिया होगा। हाँ, इसका आंसर है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या करती है कि वहाँ पे क्या करती है, सब गवर्नमेंट के अंदर आती है, मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी उतना होल्ड नहीं कर पाता है,
ठीक है, सब गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही फाइनल होगा, ठीक है। तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं अब भी आपको एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा जो कि अपकमिंग सेशन में जाके हम पढ़ने वाले हैं कि 1929 में यूएसएसआर में कौन सी गवर्नमेंट थी? स्टालिन की गवर्नमेंट थी। उन्होंने एक इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स बोल के प्रपोज किया था अपने गवर्नमेंट में, जो कि बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस आइडिया को इंडिया में भी अप्लाई किया था और देखा गया था कि इंडिया उसमें बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है। तो वो कौन सी प्लानिंग था? उसको हम बोलते हैं द 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स हम पढ़ेंगे थर्ड लेक्चर में, मतलब थर्ड सेशन में, सेकेंड वाला है, मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं प्लानिंग इन इंडिया में। तो मैंने ये बता दिया कि यूएसएसआर में 2029 में 1929 में यूएसएसआर गवर्नमेंट में कौन था? स्टालिन की गवर्नमेंट थी। उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स बोल के एक इकोनॉमिक प्लानिंग प्रपोज किया था पूरे वर्ल्ड के सामने, जो कि था द 5 ईयर प्लान। इसका क्या मतलब है, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि हम आज ही डिसाइड कर लेंगे हम 5 साल में क्या क्या अचीव करेंगे, मतलब हमारा क्या टारगेट होगा, हम कितने ग्रोथ के पोटेंशियल में ग्रो करना चाहेंगे, वो हम आज ही 5 ईयर के एक लिस्ट होता था कि हम 5 साल में हम ये करेंगे। तो इसको ही कहा जाता है कि 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो चलिए हम प्लानिंग इन इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1934 में एम विश्वेश्वरैया, आई गेस मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, विश्वेश्वरैया, जिसको हम कहते हैं द फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अगर मैंने नाम थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया है तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। उनके एक बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में उन्होंने एक टारगेट बताया था कि डबल द नेशनल इनकम इन अ डिकेड। हम इनकी ये जो बुक है ना, क्या बुक है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस बुक में उन्होंने एक अच्छा प्लान बताया था। क्या प्लान बताया था कि हम कैसे अपने नेशन का जो इनकम है वो डबल कर सकते हैं इन अ डिकेड, मतलब 10 साल में कैसे हम अपना नेशनल इनकम को हम डबल कर सकते हैं। इन 1934 सेम ईयर FICCI, अब गूगल कर लेना क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, मुझे भी सही से नहीं पता। ये एक बॉडी थी जो प्रपोज किया था, प्रपोज बोल सकते हो, रिकमेंड बोल सकते हो, प्लानिंग कमीशन। बोला था कि इंडिया में भी अपना एक प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। 1938 में आ गए हम। 1938 में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके चेयरमैन कौन थे? हमारे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने यहाँ पर रखा नेशनल प्लानिंग कमेटी। देखो FICCI ने बोला कि हमारा एक प्लानिंग कमीशन होना चाहिए। फिर 4 साल बाद कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ नेताजी उन्होंने रखा नेशनल प्लानिंग कमेटी। उसका चेयरमैन कौन था? PT जवाहरलाल नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन बने पहले, ठीक है। चलिए और भी फैक्ट से और भी जान लेते हैं। तो हम सीधा जंप करते हैं 1938 से 1944। 1944 में क्या एक कमीशन बैठाया गया, इसका नाम है प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। हम इसको 2 और नाम से जानते हैं। क्या क्या? बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान। बॉम्बे प्लान का तो समझ आता है, पर टाटा बिरला प्लान क्यों, अभी देखते हैं। देखो इस जो प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है ना, यहाँ पे 8 जन लीड कर रहे थे। 8 इंडस्ट्रियल्स, बिग नेम इन इंडस्ट्रियल्स ऑफ इंडिया लीड कर रहे थे। देखो आप ज़्यादा मत याद रखो, 4-5 याद रखो, बहुत है। JRD टाटा, GD बिरला, समझ आ गया कि हम टाटा बिरला प्लान और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो 2 थे ना, ये आज भी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल्स है, ठीक है। मिस्टर दलाल, पुरुषोत्तम ठाकुर दास, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, AD श्रॉफ एंड जॉन मथाई, ये जो 8 इंडस्ट्रियल्स ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखा, जिसको हम बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान बोलते हैं, ठीक है। ये 8 इंडस्ट्रियल्स है। इसका क्या टारगेट था? ये 15 साल का एक टोटल प्लान था। 15 साल, अ डेकेड, DECAD, डेकेड एंड हाफ, ये हाफ HAL हाफ, ये डेकेड एंड हाफ का प्लान था,
ठीक है, इसका क्या क्या टारगेट था अब मैं बता दूँ। डबल एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है हम उसको डबल कर लेंगे। 5 फोल्ड ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ को और एकदम ग्रोथ में लाएंगे। डबल द नेशनल इनकम, हम 15 साल में हम जो है मतलब जो नेशनल इनकम है वो डबल कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये डबल नेशनल इनकम वाली बात किसने और कितने साल में बताया था, आप ज़रूर कमेंट करना, मैं थोड़ी देर पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए अब 1944 जो साल है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इस इन 3 years, 3 साल में इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा। पर किसी को पता नहीं है कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट होगा। सब जो है मतलब होप कर रहे हैं कि इंडिया आज इंडिपेंडेंट हो जाए, कल इंडिपेंडेंट हो जाए, पर उसको होने में अभी भी 3 साल बाकी है। 1944 तो गांधीयन प्लान बोल के एक जन थे, मतलब गांधीयन प्लान बोल के एक प्लान किसने प्रपोज किया, एस एन अग्रवाल ने। ये जो गांधीयन प्लान था, एज एन सजेस्ट कि गांधीयन फिलोसफी पर बेस्ड था। क्या था, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। जो गांधी जी थे ना, वो बोलते थे कि हम इंडस्ट्रीज से ज़्यादा जो ये छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ है, जो कि है विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, हम उसको बढ़ावा पहले देते हैं। ठीक है, इससे गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस की भी एक बहस हो गई थी इस बात पे। ठीक है, वो वहाँ तक मैं नहीं जा रहा हूँ, पर मैं बोल दे रहा हूँ कि डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो था, एस एन अग्रवाल जी ने जो आए थे, उन्होंने गांधी प्लान में ये बोला था कि हमें जो डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ करना चाहिए। फिर 1945, 2 more years to go, एम एन रॉय, पीपल्स प्लान, डबल इनकम इन 10 years। अरे सब तो बोल रहे हैं कि डबल इनकम 10 साल 10 साल, हाँ सब नहीं बोला, यही लगभग बोल रहा था, सबने यही बोला यार, डबल इनकम 10 साल में डबल इनकम कर देंगे। ठीक है, बूस्ट एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डबल इनकम तो कर देंगे, पर उन्होंने कैसे करा था कि हम बोले थे कि जो इंडिया था ना, इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर। तो उन्होंने बोला था कि बूस्ट एग्रीकल्चर अलॉन्ग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हम जो इंडस्ट्री है ना उसको डेवलप करता है और एग्रीकल्चर को बूस्ट करता है। उससे क्या हो सकता है कि हमारे एक डेकेड में, मतलब 10 साल में हमारा इनकम डबल हो सकता है। किसने बोला था, एम एन रॉय। इन विच ईयर, 1945। फिर 1946 प्लानिंग एडवाइज़र बैठाया गया इंटर्म गवर्नमेंट को टू एनालाइज अपकमिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो अपकमिंग है, ये सारे और भी है, मैं पूरा नहीं लिख पाया। ठीक है, उनको एनालाइज करने के लिए इंटर्म गवर्नमेंट को बैठाया गया। इन 1950 इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, जेपी नारायण, उन्होंने एक प्लान रखा, सर्वोदया प्लान। और विनोबा भावे जो थे, उन्होंने क्या, सर्वोदया कॉन्सेप्ट लाया। देखो, प्लान जो था वो जेपी नारायण ने लाया और जो कॉन्सेप्ट था वो विनोबा भावे ने लाया। ठीक है, वो क्या बोल रहे थे, फोकस ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। हम फॉरेन टेक्नोलॉजी से कम जो है फोकस करेंगे और अपने ही घर के, अपने ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगे, उन्होंने ये बताया था। ठीक है, पार्टिसिपेट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, केसी नियोगी कमेटी, फिर उसी साल केसी नियोगी कमेटी आई जो रिकमेंड की प्लानिंग कमीशन। ठीक है, इसमें उतना आप ये जो स्टोरी के माध्यम से याद रखें कि किस साल में कौन आया। 1944 में एस एन अग्रवाल जी आए, उन्होंने गांधीयन प्लान प्रपोज किया। फिर 1945 में एम एन रॉय आए, उन्होंने पीपल्स प्लान प्रपोज किया। 1946 में जो है प्लानिंग एडवाइज़र किसको बनाया गया, इंटर्म गवर्नमेंट को बनाया गया। 1950 में जेपी नारायण आए, विनोबा भावे आए, उन्होंने ये किया। फिर केसी नियोगी आए, उन्होंने ये किया। आपको ये जो है स्टोरी के मुताबिक याद रखना है, ये क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जो बाकी है वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए, जो केसी नियोगी साहब जो थे, उन्होंने क्या प्लानिंग कमीशन प्रपोज किया। तो वो प्लानिंग कमीशन 1950 में ही जो है पास कर दिया गया बाय कैबिनेट। अब ये कैबिनेट क्या है, आपको अगर नहीं पता है तो कैबिनेट में बता दूँ। जो पीएम को असिस्ट करते हैं, जो वो एकदम हाईएस्ट रैंकिंग मिनिस्टर्स होता है, जैसे
प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ठीक है, फिर नितिन गडकरी जो है क्या बोले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते हैं। होम मिनिस्टर जो अमित शाह है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स है, ठीक है, हाईएस्ट रैंकिंग मिनिस्टर्स है ऑफ इंडिया। तो वो पीएम को असिस्ट करते हैं और ये कैबिनेट का हेड पीएम होता है। तो मैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, अगर पीएम को इम्पीचमेंट या फिर इम्पीचमेंट में अगर क्या कर दिया जाता है कि भागा मतलब उन्हें अगर रिज़ाइन करना होता है तो ये जो कैबिनेट है उसके साथ ही वो रिज़ाइन कर देती है और पीएम खुद चुनता है अपने कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को फिर दिस विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट को अप्रूव करना होगा, ठीक है। मैं ये फन फैक्ट बता दिया। ऑल दो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं पर मैंने आपको थोड़ा सा सिविक्स के बारे में बता दिया, ठीक है। तो मैं ये बता दूं 1950 में क्या हुआ था, ये रेजोल्यूशन जो प्लानिंग कमीशन थी जो केसी योगी ने प्रपोज किया था वो पास होगी बाय द कैबिनेट। ये प्लानिंग कमीशन का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बना वो खुद पीएम बनते थे और तब के पीएम कौन थे आप कमेंट में बताना। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रिकमेंड किया कि हम 5 ईयर प्लान इन इंडिया में भी लाएंगे। क्या 5 ईयर प्लान हमने पढ़ा था शुरू में? हाँ, 5 ईयर प्लान जो था वो स्टालिन गवर्नमेंट ने शुरू किया था पूरा सबसे पहले, कि हम आज बैठ के नेक्स्ट 5 साल में हम क्या करेंगे, वो टारगेट हम क्या क्या अचीव करेंगे वो हम आज ही ड्राफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एज ऑलवेज इंडिया वॉज अ गुड फ्रेंड, ऑलवेज अ गुड फ्रेंड ऑफ यूएसएसआर, या आप आज के तारीख में रशिया बोल सकते हो, उसका अच्छा फ्रेंड था हर टाइम। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत अच्छा प्लान लगा 5 ईयर प्लान, तो उन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया और ये चला भी। पर कुछ सालों में गवर्नमेंट थोड़ी सी चेंज हुई तो 5 ईयर प्लान में भी थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, ठीक है। तो हम वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। 5 ईयर प्लान अपने में ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। क्या इंडिया सक्सेसफुल हुई 5 ईयर प्लान्स को चलाने में, हम तभी पढ़ेंगे। क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये 5 ईयर प्लान्स के बीचों में, वो भी हम पढ़ेंगे। इंडिया के पास कितना 5 ईयर प्लान्स इंडिया ने आज तक किया है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आपने लास्ट तक जो है लेक्चर मेरा देखा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ही एनडीए एस्पिरेंट दोस्त को, या फिर आप खुद एस्पिरेंट हो तो खुद को ही शेयर कर दीजिए। आपको भी देखना है ना अपने शोल्डर में 2 स्टार्स, ठीक है। बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।